गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर जो अपन ने लेक्चर नंबर 10 पढ़ा था वो था हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जिसमें अपन ने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, इम्पोर्टेंस पढ़ी थी, प्रोसेस देखा था कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है। आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव देखें या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव देखें। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ रिक्रूटमेंट। तो एडविन बी फिलिपो ने क्या कहा था कि रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम सर्च करते हैं कैंडिडेट्स को, ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर सकें और उसके लिए अप्लाई कर सकें ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हमारी कंपनी की इमेज भी बढ़े और हमारे कंपनी की गुडविल भी इंक्रीज़ हो। तो रिक्रूटमेंट के अंदर जो एक्टिविटीज़ की जाती है वो एम्प्लॉय यानी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू और जो पर्सन जॉब के लिए नीडी हैं उनके लिए की जाती हैं। तो यहाँ पे हम कुछ रिक्रूटमेंट की डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि रिक्रूटमेंट है क्या। तो देखिए, रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, जिसके अंदर हम ऐसे लोगों को फाइंड और अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे यहाँ पे जॉब करने के लिए कैपेबल हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हम न्यू एम्प्लॉयज़ को ढूंढते हैं कि कैसे वो हमारे यहाँ जॉब करने के लिए आएंगे, और जॉब करने के लिए हम उनको इनविटेशन देते हैं ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए एप्लीकेशन जो है सबमिट करा सकें। तो रिज़ल्ट इसमें क्या आता है कि इसके अंदर हम कई सारे लोगों की एप्लीकेशंस को इकट्ठा करते हैं या मंगाते हैं, ताकि हम उसमें से बेस्ट एम्प्लॉय को क्या करें, सिलेक्ट कर सकें। ऐसे ही यदि हम देखें कि रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम डिस्कवर कर रहे हैं कि हमारे जो मैन पावर है, जो हमें रिक्वायरमेंट है कि किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए हमें जितनी भी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है उसको हम अपने यहाँ पे रख सकें, उसके लिए उनकी एप्लीकेशन मंगा सकें, उनको अट्रैक्ट कर सकें, ताकि उनके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के थ्रू बीच में से हम अपने लिए बेस्ट एम्प्लॉय को क्या करें, सिलेक्ट कर सकें। ऐसे ही रिक्रूटमेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट के अंदर हम सिलेक्शन भी करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एम्प्लॉयज़ को, यानी जो हमारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, पोटेंशियल जो जॉब सीकर्स हैं, उनको कहते हैं कि आप हमारी कंपनी में अपने आप को अप्लाई करिए कि आप इस जॉब को करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमारे सामने क्या होगा, एम्प्लॉयज़ का एक पूल बन जाएगा और हम इस पूल में से जो बेस्ट एम्प्लॉय होता है उसको अपने लिए सिलेक्ट करते हैं अंडर द सिलेक्शन प्रोसेस। ऐसे ही रिक्रूटमेंट देखा जाए तो रिक्रूटमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस भी होता है, जहां पर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन इस कोशिश में लगी रहती है कि उनके पास हमेशा जो क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स हैं, जो जॉब सीकर्स हैं, उनकी एप्लीकेशंस उनके पास रहनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में यदि किसी भी जॉब के रिगार्डिंग उनको एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो उस एप्लीकेशन में से अपने लिए एप्रोप्रिएट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सकें। फिर देखते हैं कि रिक्रूटमेंट जो है वो 3 तरीके से रिक्वायरमेंट में आता है। देखिए, सबसे पहला आता है रिक्रूटमेंट की नीड होती है प्लानिंग के बेसिस पर। देखिए, प्लानिंग क्या कहती है कि यदि आप रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो ये कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई चेंजेस होते हैं तो यहाँ हमें रिक्रूटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सपेंड कर रही है, बिज़नेस को बढ़ा रही है, ग्रोथ कर रही है, तो उसको मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैन पावर के रिक्वायरमेंट के लिए उनके पास यदि पूल ऑफ एप्लीकेंट्स होंगे तो वो उसमें से उनके लिए बेस्ट को चूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही एंटिसिपेटेड क्या कहती है कि कई बार हमें ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि कब हमारे को जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिलने वाले थ्रेट्स हैं, तो उस कंडीशन में हमें कब कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। यानी ऐसा कोई फैक्टर होगा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है और हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट पे वो इफ़ेक्ट डालेगा, और वहाँ हो सकता है कि हमें फ्यूचर में एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट पड़े। तो उस कंडीशन के लिए भी हमें रिक्रूटमेंट को वहाँ पे करना ही पड़ेगा। फिर आता है अनएक्सपेक्टेड। देखिए, कई बार ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि कोई पर्सन कभी भी रेजिग्नेशन दे सकता है, या किसी एम्प्लॉय की डेथ की वजह से या एक्सीडेंट होने की वजह से, इलनेस होने की वजह से हमारे पास सडनली जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं।
तो उन जॉब्स को अपन वैकेंट तो रख नहीं सकते, तो इस कंडीशन के लिए भी रिक्रूटमेंट ड्राइव करानी होती है। तो यहाँ पे हम ऑन टाइम या यूँ कहें कि समय रहते हम अपने यहाँ पे उस जॉब को फिलअप कर सकें, उस वैकेंट जॉब को, तो हमें ज़रूरी है कि हमारे पास पूल ऑफ एप्लीकेंट्स रहना चाहिए। फिर आता है पर्पस, कि सबसे पहले देखिए पर्पस या इम्पोर्टेंस क्या कहती है कि इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने यहाँ पे जो हमारे जॉब सीकर्स हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं और एनकरेज करने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेंट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेशन सेंड करें। रिक्रूटमेंट की इम्पोर्टेंस या पर्पस इसलिए भी होता है क्योंकि हमें बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। यदि आपके पास एप्लीकेशंस ही नहीं आएंगी तो आप बेस्ट किस में से सिलेक्ट करेंगे। देन आपके आज की और फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए भी हमें रिक्रूटमेंट को करना पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, प्रेजेंट में तो हम मान सकते हैं कि हमें प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है या हमने पहले से एंटिसिपेशन कर रखा है, और फ्यूचर पर्पस अगर आप देखो तो हमें कहीं ना कहीं प्लानिंग के साथ साथ अनएक्सपेक्टेड भी हमारे लिए हो सकता है। ऐसे ही रिक्रूटमेंट के अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के रिलेशनशिप को भी, या यूँ कहें कि दोनों के बीच के लिंक, एक ब्रिज डेवलप होता है। ऐसे ही यदि आपके पास ज़्यादा पूल ऑफ एप्लीकेंट्स हैं तो आपकी कॉस्ट रिक्रूटमेंट करने की कम से कम होती चली जाएगी। यदि आपका सिलेक्शन प्रोसेस, यानी जब आपके पास एप्लीकेशंस आ गई उसमें से जब आप बेस्ट सिलेक्शन करते हो तो वो आपके क्या करते हैं, उस कंडीशन में आपके पास स्किल एम्प्लॉय के आने के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप एक प्रोसेस के थ्रू, इनविटेशन के थ्रू लोगों को एप्लीकेंट्स से एप्लीकेशन मंगा रही हैं। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि जॉब एक बार वो जब रिक्रूट हो गया, सिलेक्ट हो गया, तो वो बहुत जल्दी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ के जाएगा। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का जो रिस्क है ना वो हम रिड्यूस कर देते हैं। ऐसे ही यदि क्योंकि कुछ लीगल ऑब्लिगेशन भी कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस को अपने यहाँ पर वैकेंसी निकालती रहने चाहिए, ताकि सोसाइटी की जो नीड है, जो जनरेट होती है एम्प्लॉयमेंट की, अर्निंग की, वो फुलफ़िल होती चले। ऐसे ही अगर आप देखें कि यदि आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो रिक्रूटमेंट के अंदर आप एक टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो टेक्निक है ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस को इंक्रीज़ करती है, क्योंकि आप स्किलफुल एम्प्लॉयज़ लेंगे, स्किलफुल नॉलेजेबल एम्प्लॉयज़ को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो वो आपकी वर्क क्वालिटी में दिखेगा, और जितना आपकी वर्क की क्वालिटी इंप्रूव होगी उतना आपकी कंपनी के गोल्स भी और ऑब्जेक्टिव्स भी क्या होंगे, अचीव होते चले जाएंगे। इसलिए हमें रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है एक मेथड के थ्रू। अब आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? ऑब्जेक्टिव ये है कि सबसे पहले कि जो कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो इस वजह से कंपनी इस्टेब्लिश हुई है, तो वहाँ पे अब जो उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी का कि वो पब्लिक के माइंड में अपनी कंपनी की गुडविल को फैलाए। तो रिक्रूटमेंट के थ्रू हम इस चीज़ को बहुत जल्दी स्प्रेड कर सकते हैं। जितना आप वैकेंसीज़ निकालेंगे, जितने आप हाईली टेक्निकल जो भी आपको वैकेंसी की रिक्वायरमेंट है, जितने आप जनरेट करेंगे, उतनी ज़्यादा मार्केट में आपकी कंपनी की गुडविल बढ़ती है। ऐसे ही रिक्रूटमेंट का ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि ये देखना कि भविष्य में आपको कितने और लोगों की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ऐसे ही जब आप अपनी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वहाँ पे आप टैलेंटेड पीपल्स की रिक्वायर मांग सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई जॉब निकाली, तो उस जॉब की स्पेसिफाई करते हुए हम मेंशन कर सकते हैं कि उसमें कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास वही लोग अप्लाई करेंगे जो टैलेंटेड है या वो स्पेसिफिकेशन को मैच करते होंगे। ऐसे ही ये जो रिक्रूटमेंट है ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है ताकि आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको ज़्यादा प्रोक्योर किया जा सके, और यदि स्किलफुल होगा तो डेवलप भी जल्दी हो जाएगा। तो रिक्रूटमेंट जो है उसको वैसे तो ये कई फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है, पर यदि हम देखें देयर आर टू मेन फैक्टर्स, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस की जिससे रिक्रूटमेंट इन्फ्लुएंस करता है। तो पहला आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। देखिए रिक्रूटमेंट आपके अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी की जो दर है ना उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। मान लीजिए अगर आपके देश में बेरोज़गारी की दर बहुत ज़्यादा है,
हाई है, तो कंपनी क्या करेगी, उसको रिक्रूटमेंट करना इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कई लोग वहाँ पे अप्लाई करेंगे और हो सकता है कि बेस्ट एम्प्लॉय भी आपके पास आपको जल्दी मिल जाए। ऐसे ही क्योंकि यहाँ जो आपके एप्लीकेंट्स हैं ना वो ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ बेरोज़गारी की दर ज़्यादा है, तो हर एक पर्सन अपने आप को क्या चाहता है, एम्प्लॉय चाहता होगा, तो वहाँ आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कि आप बेस्ट एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है मार्केट रिक्रूटमेंट। देखिए, अगर आप मिडिल लेवल पोजीशंस के लिए कर रहे हैं, सुपरवाइजरी पोजीशन के लिए कर रहे हैं, नॉन मैनेजरियल पोजीशंस के लिए कर रहे हैं, तो आपके लिए लोकल मार्केट ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो ये जो आपका रिक्रूटमेंट है ना, ये आपके लिए यहाँ भी फ़ायदा करता है कि आपको कौन से मार्केट से रिक्रूटमेंट करनी चाहिए। फिर आता है पॉलिटिकल। देखिए, पॉलिटिकल में आता है लीगल। लीगल क्या है कि रिक्रूटमेंट में लीगल जो फैक्टर है वो भी करेगा। कैसे? देखिए, हमारे यहाँ पे क्या है, रिजर्वेशन सिस्टम है, तो जो भी आती है तो उन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जो रिजर्व कैटेगरी की कास्ट है उनका कुछ परसेंटेज को भी आपको जॉब देनी ज़रूरी है। ये लीगल लेजिस्लेचर के अंदर बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं तो आपको क्या करना पड़ता है, कहीं ना कहीं इन रिजर्वेशन के लोगों को अप्रोच करना ज़रूरी है। तो वहाँ पे क्या ये जो लेस यूँ कहे कि लेस एडवांटेज सेक्शन जो है ना, इनको भी जॉब या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। देन आता है कंपनी इमेज। रिक्रूटमेंट से दूसरा तो इन्फ्लुएंस पड़ रहा है वो ये कि आपकी कंपनी इमेज। हमने कहा ना कि मान लीजिए अगर कंपनी ऐसी है तो ब्लू चिप कंपनी है, तो ये क्या है, यानी लार्ज कंपनी जो होती हैं उनको फ़ायदा यह मिलता है कि जितनी ज़्यादा बड़ी कंपनी होगी उतने ज़्यादा पूल ऑफ एप्लीकेंट्स आपके यहाँ पे क्या करते हैं, एप्लीकेशन सेंड करते हैं। फिर आता है आपका इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल में पहला आता है आपका रिक्रूटमेंट पॉलिसी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फोर्सेस हैं आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, रिक्रूटमेंट पॉलिसी। देखिए, कई कंपनीज़ की अपनी पॉलिसी डिज़ाइन होती है कि हमें रिक्रूटमेंट करनी ही करनी है। तो कंपनी जो है रिक्रूटमेंट चाहे तो वो इंटरनली कर सकती है, चाहे तो वो एक्सटर्नली भी कर सकती है। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट तो वो रिक्रूटमेंट होती है जहाँ पे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं फॉर परफॉर्मिंग अ जॉब वैकेंट जॉब पोजीशंस। ठीक है। और अगर मैं आपको ये बात और बताऊं, जनरली होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना इंटरनल रिक्रूटमेंट तब भी करती है क्योंकि उनको ये पता है कि एम्प्लॉयज़ जो आपके यहाँ ऑलरेडी वर्क कर रहा है वो आपकी कंपनी से भली भांति परिचित है, वो आपकी कंपनी से वेल नोन है, आपके ऑब्जेक्टिव से वेल नोन है, आपकी कंपनी की करने की गाइडलाइन से वेल नोन है, वर्क कल्चर से वेल नोन है। तो वो आपके यहाँ पे जल्दी क्या होता है, एडजस्ट कर जाता है उन पोजीशंस पे काम करने के लिए। ऐसे देखिए, साइज़ ऑफ द फर्म। साइज़ भी आपकी जो इंडस्ट्री का जो साइज़ है वो भी आपके इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या करता है, इन्फ्लुएंस डालता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उनको रिक्रूटमेंट यानी इंटरनल रिक्रूटमेंट करने में कम दिक्कतें आती है क्योंकि उनके पास ऑल्टरनेटिव ज़्यादा है। और यदि आपके पास एम्प्लॉयज़ ही कम है तो आप इंटरनल नहीं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट पर ज़्यादा फोकस करते हो। ऐसे ही ग्रोथ और एक्सपेंशन, यदि आप इंटरनल रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आपकी ग्रोथ को भी ध्यान दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए अगर आपकी जो कंपनी की पीएलसी चला रहे हैं वो यदि ग्रोथ से बढ़ के मैच्योरिटी पे तरफ जाने वाली है, तो अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, मल्टीपल डायमेंशन में बढ़ा रहे हैं, मल्टीपल एरियाज़ में बढ़ा रहे हैं, तो भी आपको क्या है, इंटरनल रिक्रूटमेंट आपकी ग्रोथ को इंश्योर कर देती है। तो यही है बच्चों आज का लेक्चर नंबर 11। आई होप कि आपको रिक्रूटमेंट समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।